दोस्तों मामला है 5 जून 2023 का, जब आकाशदीप अपार्टमेंट मुंबई में मौजूद एक बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को बदबू आनी शुरू होती है। धीरे धीरे कर ये बदबू बढ़ने लगती है और सबसे पहले तो उन लोगों ने यही बात सोची कि शायद उनके घर में ही कोई चूहा बिल्ली वगैरह मरा हुआ होगा। और जब उन लोगों ने अपना पूरा घर छान मारा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे कर जब आखिर में पता चलता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, असल में ये बदबू किस चीज की थी और आखिर में उन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया कि उनकी हालत खराब होने लगी। सब कुछ जानेंगे इस केस के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्ड, अनसोल्ड और क्राइम केसेस में यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों आज की स्टोरी होने वाली है मुंबई से, जहां पर एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर लगभग 4 अपार्टमेंट बने हुए थे और उन अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को 5 जून 2023 को काफी गंदी बदबू आती है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये बदबू कहां से आ रही है। तो सबसे पहले वहां पर मौजूद उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि शायद हमारे घर के अंदर कोई जानवर वगैरह मरा हुआ होगा। हो सकता है किसी चूहे की मौत हो गई होगी और एक जगह पर पड़ा पड़ा वो सड़ रहा होगा। तो 7th फ्लोर पर रहने वाले उन सभी लोगों ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 6 तारीख आई तो ये बदबू काफी ज्यादा बढ़ गई और वहां पर रहने वाले उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने अपने घरों की सफाई करेंगे, नहीं तो ये बदबू यहाँ पर रहना हमारा काफी ज्यादा मुश्किल कर देगी। वहां पर कुल 3 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। वो लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये जब बदबू नहीं जाती तो वो उन लोगों ने आपस में बातें करना शुरू किया कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है। और 701 वाले 702 से पूछ रहे थे, 702 वाले 703 से, और 703 वाले जब 1-2 से पूछकर 4 से जाकर पूछते हैं तो उसने अपना दरवाजा खोला ही नहीं। पहले तो उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर किया भी नहीं और वो 6th फ्लोर पर जाकर इस बारे में पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई भी बदबू नहीं आ रही। तो वो वापस ऊपर जाते हैं और उसके बाद जाकर टॉप फ्लोर पर वहां पर चेक करने लगते हैं कि हो सकता है यहीं से बदबू आ रही हो, लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो 703 में रहने वाला सोमेश जा पहुंचता है अपार्टमेंट नंबर 704 के पास और वहां पर लगातार अब की बार दरवाजा खटखटाने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो दरवाजा खटखटा के चला गया था, लेकिन अब की बार वो उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति से बात करना चाहता था। और इसी वेट करने के दौरान उसने ये बात फील की कि जितनी भी बदबू है वो लगभग इसके अंदर से ही आ रही है। वो थोड़ी देर वहां पर वेट करता है दरवाजा खटखटाने के बाद, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन अब धीरे धीरे कर जब वो वहां 704 के बाहर खड़ा ही था तो उसे बदबू नहीं जबकि खुशबू महसूस होने लगी और उसे ये बात फील हुई कि जो भी व्यक्ति 704 के अंदर रह रहा है उसने अभी अभी यहाँ पर रूम फ्रेशनर डाला है। तो वो सबसे नीचे गया और वहां पर जाकर बिल्डिंग मैनेजर से इस बारे में बात करता है कि इस तरह हमारे फ्लोर पर काफी ज्यादा बदबू आ रही है और प्लीज इसका सॉल्यूशन कीजिए। और इसी तरह टाइम बीतते बीतते बदबू का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ था तो वो गंध और ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन अब सोमेश ने ये बात सोच ली थी कि जो भी इस घर के अंदर रहता है वो उसके साथ बातें करेगा और उसके अपार्टमेंट की सफाई के बारे में उसे कहेगा। रूम नंबर 704 में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था और जब बाहर खड़ा होकर सोमेश इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी मनोज बाहर आता है। तो सोमेश ने मनोज से कहा कि तुम्हारे अपार्टमेंट से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है और इस बदबू के कारण हमारे इस 7th फ्लोर पर पूरी तरीके से ये बदबू फैल चुकी है, तो तुम इसका जुगाड़ क्यों नहीं कर लेते और अपने अपार्टमेंट की सफाई वगैरह कर लो यार, हो सकता है कोई अंदर जानवर मरा पड़ा हो। लेकिन मनोज ने कहा कि अच्छा बदबू आ रही है, इस बारे में मुझे तो नहीं पता था, चलो मैं शाम को आऊंगा जैसे ही तो हम लोग यहाँ पर सफाई कर देंगे। और वो इतनी बात बोलते ही वहां से तुरंत निकल जाता है। सोमेश भी हक्का बक्का रह गया कि यार हम लोग बाहर रहकर इस बदबू से इतने ज्यादा परेशान हैं तो ये अपने पास ही इतनी सारी बदबू के साथ किस तरह से जी लेता होगा, जरूर यहाँ पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो उसने 701, 702 में रहने वाले लोगों से भी इस बारे में बात की और वो तीनों ही जा पहुंचते हैं बिल्डिंग मैनेजर के पास। और जब इन तीनों ने मिलकर डिस्कस किया तो उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जहां पर एक बंदे ने एक लड़की को बड़े ही बुरे तरीके से काटकर फ्रिज में सेट कर दिया था और हो सकता है वही मामला हमारे यहाँ पर भी हो, क्योंकि 704 में रहने वाला मनोज और उसकी पत्नी सरस्वती ये दोनों ही काफी ज्यादा अजीब हैं।
क्योंकि 7th फ्लोर पर कुल 4 अपार्टमेंट हैं, 701, 702, 703। इन तीनों की आपस में बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन 704 वाले मनोज की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल चुपचाप रहता है। उसकी वाइफ भी ज्यादा किसी के साथ नहीं बोलती और हो सकता है वहां पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस बिल्डिंग मैनेजर के पास आई और बिल्डिंग मैनेजर उन्हें 704 के बाहर लेकर गया और वहां पर आने वाली दुर्गंध को सूंघकर पुलिस वालों को अंदाजा हो गया कि हो ना हो अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इस तरह के वो पहले भी काफी सारे केसेस सोल्व कर चुके हैं और वहां पर भी बिल्कुल इसी की सिमिलर बदबू आ रही थी। तो पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों की सहमति के साथ उस दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़ा तो अंदर उन लोगों को जैसे ही वो लोग घुसते हैं तो पुलिस सबसे पहले तो रूम के अंदर घुसी, लेकिन जितनी स्पीड से वो घुसे थे उतनी ही स्पीड से वापस आ गए, क्योंकि अंदर और ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले बाहर आते हैं, अपना रुमाल वगैरह लेकर अपने मुंह पर रखने के बाद अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही उन लोगों को पता चलता है कि सामने ही एक लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी है और इस चीज को देखते ही पुलिस वालों को शक होना शुरू हो गया। वो लोग सबसे पहले उनके बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाते हैं और इसी के साथ उन लोगों ने फ्रिज भी खोला कि हो सकता है दिल्ली वाला हादसा यहाँ पर फिर से दोहराया गया हो। लेकिन इन सभी जगहों पर कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद आखिर में पुलिस जा पहुंचती है उनके किचन में और किचन का हाल देखकर पुलिस वालों को पूरा मामला समझ में आने लगा कि ये आखिरकार बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि वहां पर कुल 2 बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था और उन सभी में खून भरा हुआ था। इसी के साथ उनके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे, लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये मांस के टुकड़े किस चीज के हैं और उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा ये भी था कि हो सकता है ये कोई कसाई टाइप का व्यक्ति हो और इसने ये सारे के सारे टुकड़े किसी जानवर के कर रखे हों। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का ये कंफ्यूजन पूरे तरीके से दूर हो गया जब उन लोगों ने उस टब में मौजूद एक टांग को देखा और टांग को देखते ही उन्हें पता चल गया कि ये किसी और की नहीं जबकि इंसानी टांग है। लेकिन इंसानी टांग के अलावा उस टब के अंदर, उन बाल्टियों के अंदर छोटे छोटे और भी मांस के टुकड़े मौजूद थे। पुलिस अपनी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कुकर भी मौजूद है जो कि अब बंद है। तो उन लोगों ने जैसे ही उस कुकर को खोला तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर भी काफी सारे मांस के टुकड़े भरे हुए हैं। वहीं गैस पर एक तवा भी रखा हुआ था और उस तवे को जब ध्यान से देखा गया तो पुलिस वालों को पता चला कि इसके ऊपर भी मांस को भूना गया है। लेकिन आखिरकार ये बंदा कौन है जिसे कि मार दिया गया? और इसी तरह के सवाल लेकर तहकीकात अभी पुलिस कर ही रही थी कि उन्हें वहीं पर एक कटी हुई चोटी भी मिलती है और उन्हें अंदाजा हो गया कि ये जो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पीसेज में जो काटे गए हैं, ये किसी और के नहीं जबकि किसी महिला के हैं और उसकी ये चोटी मिल चुकी है। पुलिस वालों ने जब वहां पर आसपास में मौजूद लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कपल रहता है जिसमें पति का नाम मनोज और उसकी पत्नी का सरस्वती है। मनोज को तो हम लोगों ने सुबह ही देखा है, वो अपने काम पर गया था, लेकिन उसकी पत्नी को हमें देखे हुए लगभग 2-3 दिन बीत चुके हैं और हमें नहीं पता कि वो कहां पर होगी। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये सरस्वती ही हो, लेकिन इस बात को तो पूरे तरीके से सिर्फ मनोज ही बता सकता है, तो हम लोगों को उसे ही पकड़ना होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उसकी छानबीन शुरू करेंगे, उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो हो सकता है उसे पता चल जाए और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए और उसके बाद तो उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस वालों ने ये प्लान बनाया कि वो अपने 2 ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में यहीं पर छोड़ देंगे और हम लोग बाहर जाकर उसकी वेट करेंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां वगैरह देखकर, पुलिस वालों को देखकर उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं देना है। तो पुलिस वाले वहीं पर मनोज की वेट में बैठ जाते हैं और जैसे ही शाम होते ही मनोज वापस आता है तो वहां पर रहने वाले उसके पड़ोसियों ने सिविल ड्रेस में बैठे हुए पुलिस वालों को ये बात बता दी कि यही मनोज है। पुलिस पूरे प्रबंध के साथ उसके वेट में वहां पर बैठी हुई थी, जिसके कारण उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। वो लोग उसे अपने साथ पकड़कर लेकर जाते हैं और जब उससे पूछताछ की गई कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हारी पत्नी कहाँ पर गई, तो मनोज ने कहा कि सर चलो ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ, वैसे इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा कि गलती किसकी है वो तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन तुमने क्या कुछ कारनामे रचे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा खुलकर बताओ। और उसने वो सारी की सारी बातें पुलिस को बताना शुरू की जो कि उसकी जिंदगी में घटी थी। उसने बताया कि वो सबसे पहले बोरीवाली में रहा करता था अपने माता पिता के साथ, लेकिन काफी टाइम पहले उसके माता पिता गुजर जाते हैं और उसके बाद उसने नौकरी करना शुरू किया एक परचून की दुकान पर।
दुकान से जितने भी पैसे मिला करते थे वो उनसे अपना काम चलाने लगा और यहीं पर अपना सामान बेचते हुए परचून की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई सरस्वती से। वो अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आया करती थी और सारी चीजें इसी तरह चल रही थी कि इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसने अपना काफी सारा ब्लड लॉस कर दिया, जिसके बाद उसे और खून चढ़ाया जाता है और वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से बीमार पड़ने लगा और जब वो हॉस्पिटल जाता है, अपना चेकअप वगैरह करवाता है, तो उसे पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। उसने अपने और टेस्ट करवाए और उन सभी टेस्ट से उसे ये अंदाजा होता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे जो वो खून चढ़ाया गया था उसी के कारण उसे ये बीमारी लगी है। वो इस बीमारी की दवाई लेने लगता है और फिर से अपने काम पर लौट जाता है, जहां पर उसकी फिर से सरस्वती के साथ मुलाकात होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए। आखिरकार इन लोगों ने रिलेशनशिप में आने की सोची और इन्होंने शादी कर भी ली। लेकिन अब खर्चे बढ़ने लगे थे तो मनोज ने अपना बोरीवाली वाला फ्लैट छोड़ दिया और उसे किराए पर चढ़ा दिया, जहां पर उसे 35,000 रुपए महीना मिलने लगे और खुद मीरा रोड पर मौजूद एक फ्लैट में जाकर रहने लगा, जहां पर उसका खर्चा सिर्फ 10,000 आया करता था। तो सीधे सीधे उसके पास 25,000 बचने लगे और दूसरी तरफ वो नौकरी भी कर रहा था, तो उसका खर्चा बड़े ही मजे से चल रहा था। अब सरस्वती भी उसके पास आ चुकी थी, तो वो दोनों ही मीरा रोड पर उस बिल्डिंग में रहने लगते हैं, यानी कि रूम नंबर 704 में। सरस्वती मनोज से मिलने से पहले एक अनाथालय में रहा करती थी, क्योंकि इसके माता पिता के बीच लड़ाई हो गई और उसके बाद इसकी माँ अपनी 5 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके बाद इन 5 ही लड़कियों को अनाथालय भेज दिया गया। लेकिन बाद में ये मुंबई आती है और वहां पर कुछ काम धाम करने लगती है और इसी बीच उसकी मुलाकात मनोज से उस दुकान पर हुई। बाद में उन दोनों के बीच बातें हुई और आज के टाइम वो दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। उन दोनों की ही जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। जब मनोज हर रोज अपने काम पर चला जाता, उसका फ्लैट वाला पैसा उसे मिल रहा था और दूसरा वो नौकरी से कमा रहा था। लेकिन जिस दुकान पर वो काम किया करता था, किसी कारणों के चलते वो दुकान बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। अब वो वापस अपने घर पर आता है और उसकी वो नौकरी जाने के बाद पैसे की घर में काफी ज्यादा किल्लत आने लगी और पैसे की कमी के कारण ही मनोज और सरस्वती के बीच लड़ाइयां होने लगी। लड़ाई का एक और कारण मनोज ने बताया कि सरस्वती उसके ऊपर शक किया करती थी कि बाहर उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मनोज ने काफी दिनों तक सरस्वती को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन ऐसा आया जब वो वापस काम ढूंढकर वापस अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती ने जहर पी लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस वालों ने पूछा कि अगर उसने जहर खा लिया था और वो मारी गई थी तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो मनोज ने बताया कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा डर लग रहा था कि हो सकता है पुलिस वाले इस बात को मेरे ऊपर ही डाल दें और मुझे जेल भेज दें। तो मैंने ये बात सोची कि क्यों ना मैं इस बॉडी को ही ठिकाने लगा दूं, लेकिन पूरी की पूरी इस बॉडी को किसी जगह लेकर जाऊंगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहता हूं और भले ही मैं इसे किसी भी टाइम लेकर जाऊं, हो सकता है कोई ना कोई मुझे देख ले और उसके बाद अगर वो मुझसे पूछ लेता है कि वो किसे लेकर जा रहा है इतने बुरे तरीके से, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तो मैंने यही फैसला लिया कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। तो मैंने सबसे पहले दुकान पर जाकर थोड़े हथियार खरीदे, जैसे कि एक हथौड़ा, एक आरी और एक टेल को काटने वाली कटर। मैंने कुछ एक और सामान लिया और वापस घर पर आने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस बारे में भी पता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले ही ये बॉडी सड़ने लगेगी। तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उबालना शुरू कर दिया और उबालने के बाद भी उन्हें मैं तवे पर फ्राई करता था। कुकर में मैं उन्हें इसलिए उबालता था ताकि उनके अंदर से बदबू ना आए और उसके बाद मैं तवे पर भी उन्हें फ्राई करता ताकि इनमें से थोड़ी भी दुर्गंध बाहर ना आए। और इतना करने के बाद काफी सारे ऐसे शरीर के अंग मौजूद थे जो कि बिल्कुल लिक्विड तौर पर हो जाते, तो मैं उन्हें फ्लश कर देता और इसके अलावा जो मांस के टुकड़े बचते मैं उन्हें बैग में डालकर सुबह सुबह निकल जाता, इससे पहले कि कोई जाग पाता। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उस टाइम सुबह सुबह घूमा करते थे, तो मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बाहर ले जाकर कुत्तों के सामने डाल देता। पिछले काफी दिनों से सोसाइटी में रहने वाले लोग भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे। ये कुत्ते जो कि हर रोज हमारी वेट किया करते थे रोटी खाने के लिए, ये आजकल हमारी रोटी सूंघ भी नहीं रहे। असल में इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये था कि मनोज हर रोज अपनी वाइफ सरस्वती की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उबाल कर और तवे पर फ्राई करने के बाद इन्हें डाल देता था। और कुत्तों का अगर पेट भर जाए तो उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन पुलिस वालों को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं था और पुलिस वालों का अंदाजा यही था कि हो ना हो इसने ही चाकू वगैरह मार दिया होगा और बाद में अब अपने आप को बचाने के लिए ये बात बोल रहा है कि
उसने जहर पी लिया था। लेकिन पहले उसे चाकू मारा गया या फिर उसने पहले जहर पिया था, इस बात का तो इसी से पता चल सकता था कि सरस्वती की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम के तौर पर अब सिर्फ उसकी टांग बची थी, बाकी सारे शरीर के हिस्से तो मनोज पहले ही ठिकाने लगा चुका था। और अब पुलिस वाले मनोज से इस बारे में और ज्यादा डिटेल से बातें कर रहे हैं कि उसने ये टुकड़े कहां कहां पर और भी फेंके, और हो सकता है पुलिस वालों को ऐसा बॉडी का कोई पार्ट मिल जाए जिससे इस केस को समझने में आसानी हो। अभी मनोज पुलिस की हिरासत में है और वो उनसे पूछताछ कर ही रहे हैं। और जैसे ही इस केस का रिजल्ट सामने आता है कि असल में वहां पर क्या हुआ था, मनोज सच बोल रहा है या पुलिस के अंदाजे ठीक हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की भी राय लेना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास इस केस से रिलेटेड और कोई भी डिटेल है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट निंगलियांग कौम को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।